नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी टेट पैट 2023 की 16वीं क्लास है, जहां पर आज हम आगे के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पुराणों की संख्या कितनी है। तो भाई देखो, अगर बात की जाए पुराणों की, तो पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है याद रखने का कि जो पुराणों की रचना है वो किसने की है, तो वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई है। ठीक है, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए पुराणों के रचयिता कौन है। तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं, क्योंकि पुराणों की जो रचना है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की है। अच्छा भाई, सबसे पुराना पुराण क्या है, तो सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो भाई सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। और वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार पूछ रहा है कि बताइए गुप्त वंश के बारे में जानकारी किस पुराण में मिलती है, तो वो मिलती है वायु पुराण में। किस पुराण में मिलती है, वायु पुराण में। अच्छा, विष्णु पुराण जो है उसमें मिलती है मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, विष्णु पुराण में किसके बारे में मिलती है, तो वो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे ही जो हमारा जो मत्स्य पुराण है, जो मत्स्य पुराण है ये हमारा सबसे पुराना पुराण है और इसमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसमें मिलती है सातवाहन वंश के बारे में। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा जो सबसे पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण है, और वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में, ऐसे ही विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में, और मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और पुराणों की रचना किसने की है, तो पुराणों की रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की है। अच्छा, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों संख्या है 18। कितनी है भाई, 18। चलो आगे देखते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो अगर बात की जाए कि लौह धातु के जो प्रचलन के प्रमाण मिले हैं, तो वो मिले हैं अतरंजी खेरड़ा से। कहाँ से मिले हैं भाई, अतरंजी खेरड़ा से। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। तो देखिए, जो महावीर स्वामी का जो मूल नाम था या उनके बचपन का नाम था, तो वो था वर्धमान। क्या था भाई, वर्धमान। चलो आज हम जानेंगे महावीर स्वामी के बारे में, और आज हम रिवीजन करेंगे क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो देखिए, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। और ऐसे ही जो गौतम बुद्ध हैं, तो इनके बचपन का नाम भी था सिद्धार्थ। तो ये आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी पुत्री का नाम क्या था, तो पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। क्या था पुत्री का नाम, अनुजा प्रियदर्शिनी। चलिए जानते हैं इनके प्रथम शिष्य कौन थे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जो थे वो उनके दामाद जमाली थे। कौन थे, दामाद जमाली। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, यानी कि इन्होंने अपना घर किस उम्र में छोड़ा था, तो वो इन्होंने छोड़ा था 30 वर्ष की आयु में। और इन्हें 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जम्बिग गांव में, ठीक है, जम्बिग नामक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बताइए किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। और किस गांव में, तो जम्बिग गांव में। और कितने वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात, तो 12 वर्ष की। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित बराकर नदी के तट पर दिया था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो इन्होंने दिया था वितुलाचल पहाड़ी पर। और किस नदी के तट पर दिया था, तो वो दिया था बराकर नदी के तट पर। और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी के राजगृह में हो गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में और बिहार के पावापुरी राजगृह में हो गई थी। और इनकी जो प्रमुख उपाधियाँ वो हैं केवलिन, जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ। क्या क्या उपाधियाँ हैं, केवलिन, जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए, यानी कि जो जैन धर्म में
कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए? 24 तीर्थंकर। और ये कौन से तीर्थंकर थे? तो ये थे 24वें तीर्थंकर और यही अंतिम तीर्थंकर थे। अच्छा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव या आदिनाथ। चाहे इनका नाम ऋषभदेव भी और आदिनाथ भी है। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव या आदिनाथ। और इसके 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे अरिष्टनेमी। अब ये अरिष्टनेमी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऋग्वेद में इन्हें वासुदेव श्री कृष्ण का भाई बताया गया है। कई परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछा गया है कि बताइए ऋग्वेद में वासुदेव श्री कृष्ण का भाई किस तीर्थंकर को बताया गया? तो वो बताया गया 22वें तीर्थंकर को। और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अरिष्टनेमी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? तो अगर बात की जाए भाई बुद्ध चरित्र की, तो इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं तो वो कौन है? तो वो हैं अश्वघोष। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन यूपीट्रिपल पैट 2023 में पूछा गया था। सॉरी, पैट 2023 में ही 2021 में पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर ये पूछा गया था कि चरक जो हैं वो किससे संबंधित हैं। ठीक है, चरक किससे संबंधित हैं? तो चरक जो है वो आयुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वह आयुर्वेद से। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। अब आप बताइए चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो अगर बात की भाई चरक की, तो ये थे कनिष्क के राज्य चिकित्सक। ठीक है, किसके राज्य चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क के राज्य चिकित्सक। क्योंकि देखो पहले भी चरक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है कि चरक जो हैं वो आयुर्वेद से संबंधित हैं और ये कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो देखो जो हर्षवर्धन था वो अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। कहाँ पर किया करता था? तो अपनी धार्मिक सभा किया करता था प्रयाग में। चलिए जानते हैं हर्षवर्धन के बारे में। आज फिर से हम इनके बारे में रिवीजन करेंगे। तो देखिए जो हर्षवर्धन है, इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन और इनकी माता का नाम था यशोमती। दोनों नाम याद रखने, इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और माता का नाम यशोमती था। अच्छा, इनकी बहन का नाम था राजश्री और भाई का नाम था राज्यवर्धन। ठीक है, बहन का नाम क्या था? राजश्री और भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन। ये 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। कितने वर्ष की आयु में बैठा था? 16 वर्ष की आयु में, क्योंकि इसके भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई थी। इसके भाई जो राज्यवर्धन की जब हत्या हो गई तब ये 16 वर्ष की आयु के थे, तभी ये राजगद्दी पर बैठे थे और ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठ गए। अच्छा, अब इनका शासनकाल कब तक का था? इनका शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी, यानी कि इन्होंने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था। चलिए आगे जानते हैं। तो देखो हर्षवर्धन और पुलिकंशन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। देखिए यह एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें हर्षवर्धन अपने जीवन में हारा था। नहीं तो हर्षवर्धन हमेशा अजय रहा, हर्षवर्धन को कभी कोई नहीं हरा पाया। ठीक है, लेकिन सिर्फ पुलिकंशन द्वितीय एक ऐसा राजा था जिसने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हर्ष और पुलिकंशन द्वितीय के मध्य हुए इस युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अब आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि बताइए हर्षवर्धन और पुलिकंशन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है या किस अभिलेख से मिलती है? तो वो मिलती है ऐहोल अभिलेख से। किस अभिलेख से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। अच्छा, किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। किसकी विजय हुई थी? तो पुलिकेशन द्वितीय की। तो कौन हारा था? तो वो हर्षवर्धन हारे थे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चीनी यात्री हुएनसांग था, कौन था? हुएनसांग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसने हर्ष को शिलादित्य कहा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। और शिलादित्य हर्षवर्धन को किसने कहा था? तो वो कहा था हुएनसांग ने। किसने किया था? तो वो कहा था हुएनसांग ने। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुएनसांग ने को वर्तमान शाक्यमुनि और यात्रियों में राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, ये कई बार पूछ रहा है कि बताइए वह कौन सा यात्री था या वह कौन सा चीनी यात्री था जिसे यात्रियों में राजकुमार कहा गया है? तो वो कहा गया हुएनसांग को। और ऐसी वर्तमान शाक्यमुनि किसे कहा गया है? तो वो भी कहा गया है हुएनसांग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो ये 3 नाटक हैं, कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो इन तीनों संस्कृत नाटक की जो रचना है वो हर्षवर्धन ने की थी। कई बार पूछा गया कि बताइए प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक संस्कृत नाटकों की रचना किसने की? तो वो की थी हर्षवर्धन ने। किसने की थी? हर्षवर्धन ने। अच्छा, हर्षवर्धन को सकलोत्तर पथनाथ भी कहा गया है। क्या कहा गया भाई? सकलोत्तर पथनाथ को। अच्छा, जब बताओ हर्षवर्धन को किसने शिलादित्य कहा?
तो वो कहा ह्वेनसांग ने। देखते हैं फिर से, हर्षवर्धन को भाई किसने शिलादित्य कहा, तो ये कहा ह्वेनसांग ने। और ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है, तो इसे वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों में राजकुमार भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि मैं इनको आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं हर बार इनका रिवीजन जरूर कराऊंगा, जिससे ये सारे आपको कंठस्थ हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था, तो देखो जो अकबर ने जो दीन इलाही आरंभ किया था, तो ये किया था 1582 ईस्वी में। कब किया था, 1582 ईस्वी में। इसकी सन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लेखक के कौन हैं। तो देखिए जो एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। कौन लेखक है, जवाहरलाल नेहरू। और इनकी एक और इम्पॉर्टेंट पुस्तक है हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर ये बुक पूछी जाए कि बताइए हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो देखिए जो बाबर था ये था मुख्य रूप से फरगना का शासक। ठीक है, यह पहले कहाँ का शासक था, तो ये था फरगना का शासक। चलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। ठीक है, आज हमें बाबर के बारे में जानना है। तो देखो सबसे पहले हम बाबर के बारे में जानते हैं। तो जो मुग़ल वंश का संस्थापक था वो कौन था, बाबर। अगर आपसे पूछा है कि बताइए मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था, या भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी बाबर ने। किसने की थी, बाबर ने। अच्छा बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था, 5 बार। और इसका जो पहला आक्रमण था वो 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। ठीक है, यानी कि बाबर ने अपना पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। तो ये आपको याद रखना है कि बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। और किस किस के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और किसकी विजय हुई, तो इसमें हुई थी बाबर की विजय। चलिए आगे जानते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। ठीक है, कई बार पूछा गया कि बताइए वह कौन सा युद्ध था जिसमें बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था, तो वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा था, पानीपत का प्रथम युद्ध। और जो खानवा का युद्ध था वो 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो ये वाले भी ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, खानवा का युद्ध। ये कब हुआ था, 1527 में। देखो अगर आपको इसकी डेट याद ना हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, पानीपत वाले की याद रखना 21 अप्रैल 1526, क्योंकि इसकी डेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो लेकिन सन याद रखनी है। ठीक है, कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये था 1527 में। किस किस के मध्य हुआ था, तो ये होता बाबर और राणा सांगा के मध्य। किसकी विजय हुई थी, तो वो हुई थी बाबर की। ठीक, अच्छा इस युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इस युद्ध का, कई बार पूछा है कि बताइए वह कौन सा युद्ध था जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था राणा सांगा के विरुद्ध। ठीक है, राणा सांगा के विरुद्ध इसने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। ठीक है, बताइए चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के मध्य। कब हुआ था, 1528 में। और इसमें बाबर की विजय हुई और इस युद्ध के बाद राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। ठीक है, यानी कि जो बाबर ने जो युद्ध लड़े थे तो उसमें चंदेरी का वह युद्ध था जिसमें राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। ठीक है, किस में किया था, चंदेरी के युद्ध में। कब लड़ाया गया था, 1528 में। किस किस के मध्य, बाबर और मेदिनी राय के मध्य। किसकी विजय हुई, बाबर की। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो घाघरा का युद्ध था वो बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था। चलिए बताइए घाघरा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था बाबर और अफगानों के मध्य। कब, 1529 में। किसकी विजय हुई, बाबर की। किसकी विजय हुई, बाबर की। तो ये सारे युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको कई बार पढ़ा भी चुका हूँ और फिर से रिवाइज़ कराऊंगा और आगे भी इनका रिवाइज़ कराता रहूँगा। चलिए अब जानिए, देखो जो बाबर था इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी तुझो के बाबरी। कौन सी लिखी थी, तुझे के बाबरी। इसे बाबर नामी भी कहा जाता है। ठीक है, किस भाषा में लिखी थी, तो इसने लिखी थी तुर्की भाषा में। किस में लिखी थी, तुर्की भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुझो के बाबरी किस भाषा में, तुर्की। तो ता से तुजुक, ता से तुर्की, याद रख लेना। ता से तुजुक, ता से तुर्की। कई बार पूछा गया है कि बताइए बाबर ने जो अपनी
आत्मकथा लिखी है वो किस भाषा में लिखी है, तो वो लिखी तुर्की भाषा में। क्या नाम है? तुजो के बाबरी या बाबरनामा। अच्छा, इसका फ़ारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो भाई इसका फ़ारसी में अनुवाद कराया था अब्दुल रहीम खान काना ने। पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन व्यक्ति था जिसने तुजो के बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद कराया था, तो वो कराया था अब्दुल रहीम खान काना ने। और इसे मुवैयान नामक पद्म शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अब देखिए, अब ये है नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहा हूँ और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइए बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो आगरा में और काबुल में। ठीक है, जो हुआ क्या था कि जब बाबर की मृत्यु हो गई थी तो पहले से आगरा में दफना दिया गया था। ठीक है, आगरा के आराम बाग में इसको दफनाया गया था, लेकिन बाद में फिर इसे काबुल में दफना दिया गया था, क्योंकि बाबर की जो इच्छा थी वो काबुल में थी। बाबर की जो इच्छा थी, जब बाबर जब मरने से पहले इसने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि जब ये मरे तो इसके जो शरीर है उसे काबुल में दफनाया जाए, तो इसलिए इसको बाद में कहाँ पर दफनाया गया? काबुल में। लेकिन पहले कहाँ पर दफनाया गया? तो इसे आगरा में दफनाया गया। अच्छा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा है आगरा में। अकबर का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदराबाद में। ठीक है, और जहांगीर का मकबरा लाहौर में। शाहजहाँ का मकबरा आगरा में है, और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? तो ये भी औरंगाबाद में है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि बाबर का मकबरा पहले आगरा में था, फिर काबुल में हो गया था। अच्छा, हुमायूं का मकबरा आगरा में है, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, शाहजहाँ का मकबरा आगरा में है, और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें अकबर का मकबरा और बाबर का मकबरा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो भाई जो भारतीय सुधार समिति थी तो इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और देखिए इनकी एक पुस्तक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनवर्टिस रूल इन इंडिया। ये आपको याद रखनी है कि ये किसके द्वारा लिखित है, तो ये है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखित। क्या पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अनवर्टिस रूल इन इंडिया। इस पुस्तक को याद कर लेना क्योंकि पुस्तक पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेलूर मठ के संस्थापक कौन हैं? तो अगर बात की जाए बेलूर मठ की तो इसके संस्थापक है स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। और ऐसे ही रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो वो भी हैं स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नारे बहुत पूछे जाते हैं। चलिए बताइए, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो अगर बात की जाए साम्राज्यवाद का नाश हो तो ये दिया गया है भगत सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? भगत सिंह जी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस पर स्टार बना लेना, कि किस दिन अपसौर होता है? देखो एक घटना होती है खगोलीय घटना अपसौर की। ठीक है, कौन सी होती है? अपसौर की। होता क्या है कि जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे अधिकतम दूरी होती है, यानी कि आप एक डेट मान के चलिए कि एक ऐसी डेट या एक ऐसा दिन जिस दिन पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे ज़्यादा दूरी होगी, तो वही होगा अपसौर। उसको क्या कहेंगे? अपसौर। तो ये घटना कब होती? तो ये होती 4 जुलाई को। चलो जानते हैं इसको विस्तार से। देखो इसको हम आगे विस्तार से जानते हैं। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि जब जैसे एक ऐसी डेट आती है साल भर में कि जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे अधिक दूरी होती है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी अपनी मैक्सिमम दूरी पर होते हैं, तो उस दिन हम अपसौर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अपसौर। और वो किस दिन पड़ता है? तो ये पड़ता है 4 जुलाई को। ये आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछेगा ज़्यादा दूरी या कम दूरी, आपसे सीधे सीधे ये पूछेगा कि बताइए अपसौर किस दिन होता है। तो आप राइट आंसर करेंगे 4 जुलाई। आपको याद रखना, ये मैंने आपको बता दी कि अपसौर क्या होता है। ऐसे ही एक होता है उपसौर। तो उपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी पर होती है। देखो अभी पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर थी तो हम उसे कहते हैं अपसौर। अब पृथ्वी और सूर्य अपनी न्यूनतम दूरी पर हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उपसौर। तो ये घटना कब होती? तो ये होती 3 जनवरी को, यानी कि जो 3 जनवरी की डेट को पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे कम दूरी होती है, और ऐसे ही 4 जुलाई के दिन पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे अधिक दूरी होती है। तो 4 जुलाई को अपसौर कहा जाता है, और उपसौर किसे कहता था? वो कहा जाता 3 जनवरी को। चलिए ये हमारा एक और अगला पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सारे पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये बताइए कर्क संक्रांति कब होती? तो कर्क संक्रांति होती है 21 जून को। कर्क संक्रांति कब होती है? तो ये होती है 21 जून को, और यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अब आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि बताइए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, तो आपको वहाँ पे कुछ डेट दी जाएंगी, तो आपको आंसर वहाँ पर टिक करना है 21 जून। ठीक है, तो 21 जून क्या है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, और इसे क्या कहा जाता है? तो कर्क संक्रांति।
ऐसे ही मकर संक्रांति कब होती है? तो ये होती है 22 दिसंबर को, और ये दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हो कि सर आप तो बताते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती, तो देखिए वो अलग है, ये अलग। वो हमारे हिंदी कैलेंडर के माध्यम से वो एक त्यौहार के रूप में है, और ये जो है मकर संक्रांति ये खगोलीय घटना है, तो ये होती है 22 दिसंबर को। ये कब होती है? 22 दिसंबर को। होता क्या है कि 22 दिसंबर वाले दिन जो सूर्य होता है वो मकर रेखा पर उसकी जो किरणें होती लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है मकर संक्रांति, तो वो होती है 22 दिसंबर के दिन। ऐसी कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं, ठीक है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून के दिन लंबवत पड़ती हैं, तो इसलिए उसे कहा जाता है कर्क संक्रांति। यानी कि जिस दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी उसे कर्क संक्रांति कहा जाएगा, और वो कब होती? तो वो होती 21 जून को। ऐसे ही जिस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो उसे मकर संक्रांति कहा जाएगा, और वो कब होती? तो वो होती 22 दिसंबर को। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और मैं इसको आगे और भी क्लासेस में फिर से लेकर आऊँगा जिससे ये आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए, आपको कंठस्थ हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो देखिए हमारी जो वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी तो उसमें लिंगानुपात था 943। अब लिंगानुपात होता क्या है? तो ये होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि जो 1000 पुरुष हैं उन पर महिलाओं की कितनी संख्या है, तो उसे हम कहते हैं लिंगानुपात। तो हमारे देश में प्रति 1000 पुरुषों पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यानी कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है कितनी? 943। कितनी है भाई? 943। तो यही है हमारा लिंगानुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है? तो देखिए एक जो रोग होता है इटाई बहुत ही प्रसिद्ध रोग है, तो ये किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये होता है कैडमियम की अधिकता के कारण, ठीक है। अब ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, मैंने कई परीक्षाओं में खुद देखा है प्रैक्टिस सेट में कि ये वाला पूछा गया है कि बताइए इटाई रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये होता है कैडमियम की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण? कैडमियम की अधिकता के कारण। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो देखिए अगर बात की जाए हमारी आरबीआई की, तो इसके प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम गवर्नर आरबीआई के। तो आरबीआई के भाई प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। तो देखिए अगर बात की जाए भाई आरबीआई की, तो रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। ये आपको अधिनियम दिया जाएगा कि आपसे पूछा है कि बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो वो हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत। ये अधिनियम का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, इसके अंतर्गत हुई थी। अच्छा हुई कब थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी भाई? 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है वो किस कमीशन की सिफारिश पर हुई थी? तो ये हुई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर हुई थी? तो ये हुई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। और प्रारंभ में इसका जो केंद्रीय कार्यालय था वो था कोलकाता में, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में इसका जो केंद्रीय कार्यालय था वो था कोलकाता में, जिसे वर्ष 1937 में बदलकर मुंबई कर दिया गया। यानी कि प्रारंभ में तो इसका केंद्रीय कार्यालय था कोलकाता में और वो था 1937 में, लेकिन बाद में इसका जो कार्यालय था उसे बदलकर कर गया था मुंबई में, और वर्तमान में इसका जो केंद्रीय कार्यालय है तो ये भी मुंबई में है, ठीक है। अगर पूछा है कि बताइए इस समय जो आरबीआई का जो केंद्रीय कार्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में, और पहले कहाँ पर था? तो पहले था ये कोलकाता में। चलिए आगे जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया कि बताइए हमारी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था भाई? 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, और यह करेंसी नोट को जारी करता है, ठीक है। करेंसी नोट को कौन जारी करता है? तो वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखो नोटों के निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके अनुसार आरबीआई कुल 200 करोड़ रुपए का रिजर्व अपने पास रखती है। अच्छा ये बताइए कि बताओ आरबीआई अपने पास कितने रुपए का रिजर्व अपने पास रखती है? तो वो रखती है 200 करोड़ रुपए का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई कुल 200 करोड़ रुपए का रिजर्व अपने पास रखती है, और इसमें से
115 करोड़ रुपए का तो स्वर्ण होता और 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल है। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए आरबीआई जो अपने पास रिजर्व रखती है उसमें कितने करोड़ रुपए का स्वर्ण होता है, तो वो होता है कुल 115 करोड़ रुपए का। और कितने करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा होती है, तो वो होती है 85 करोड़ रुपए की। अच्छा, कितने करोड़ का रिजर्व अपने पास रखती है, तो वो रखती है 200 करोड़ रुपए का। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, 200 करोड़ रुपए का कुल रिजर्व, 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण और 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई जो है ये विदेशी विनिमय को नियंत्रित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके पहले गवर्नर कौन थे भाई, तो इसके पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अच्छा, अब ये बताओ कि भाई ये तो थे पहले गवर्नर, लेकिन अब स्वतंत्र भारत में इसके प्रथम गवर्नर कौन थे। तो भाई जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था तो इसके जो पहले गवर्नर बने थे तो वो बने थे सीडी देशमुख। कौन बने थे भाई, तो वो बने थे हमारे सीडी देशमुख। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। और यह रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, तो वो था सीडी देशमुख। और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, यानी कि जो हाल में हमारे जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं तो वो कौन है, तो वो हैं शक्तिकांत दास। अच्छा, ये किस नंबर के गवर्नर हैं, तो ये हैं 25वें नंबर के। ये आपको याद रखना है, इनका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो शक्तिकांत दास तो लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को मालूम है, न्यूज़ देखते रहते हैं, सब मालूम चलता रहता है, अखबार पढ़ते रहते हैं, लेकिन नंबर नहीं मालूम होता। तो नंबर इनका कितना है, तो नंबर है ये 25वां। ठीक है, यानी कि ये 25 नंबर के इस समय भारतीय गवर्नर हैं। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्री की सलाह पर गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। अच्छा, किसकी सलाह पर की जाती है, तो ये की जाती है वित्त मंत्री की सलाह पर। ठीक है, और गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष का। और इसका प्रतीक चिन्ह किसका, आरबीआई का, तो आरबीआई के जो प्रतीक चिन्ह है वो है रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष। ठीक है, यानी कि देखो आप देखना जाके गूगल पर सर्च करना कि जो आरबीआई जब आप डालोगे ना तो वहाँ पर आपको उसका सिंबल दिखाई देगा। तो वो क्या होगा, तो वो होगा एक तो होगा रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ पर बना होगा और एक बना होगा वहाँ पर ताड़ का वृक्ष। तो ये आपको याद रखना है कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष है। और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होता है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया। एक बार मैंने ट्रिपल सी का वो दिया था एग्ज़ाम, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब मैंने बहुत पहले अपना ट्रिपल सी का दिया था तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो भाई किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ये तो वित्त सचिव के। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको किसी भी लेवल की परीक्षा मिल सकता है, चाहे आप एसएससी का दो, चाहे बैंक का दो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का दो, किसी भी एग्जाम को देना इस टाइप का आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसे आप याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गीजा के पिरामिड किस देश में स्थित हैं। तो अगर बात की जाए भाई गीजा के पिरामिड की, तो ये है मिस्र में। कहाँ पर स्थित है, तो ये है मिस्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात की जाए भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, तो यह है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है ये, तो ये है न्यूयॉर्क में। ऐसी जो बुर्ज खलीफा है यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, तो ये कहाँ पर है, तो ये है दुबई में। और ग्रैंड पैलेस कहाँ पर है, तो ये है बैंकॉक में। ठीक है, ग्रैंड पैलेस कहाँ पर है, बैंकॉक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है। तो देखिए जो भारत का स्विट्ज़रलैंड है वो कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। किसको कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को। चलिए कुछ और भी जगहों के बारे में जानते हैं। चलिए अब बताओ भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा था हमने, जम्मू कश्मीर को। अच्छा भाई भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा कुर्ग को। ऐसे पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा शिलोंग को। और पूर्व का पेरिस किसे कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा पांडिचेरी को। ठीक है, पास है पूरब, पास है पेरिस और पास है पांडिचेरी। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि पूरब का पेरिस पांडिचेरी, पूरब का स्कॉटलैंड शिलोंग और भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग। तो यहाँ पर बस कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत का जो स्कॉटलैंड है वो हम कहेंगे कुर्ग को और पूरब का स्कॉटलैंड कहेंगे शिलोंग को। ठीक है, पूरब का स्कॉटलैंड किसे कहेंगे, तो वो कहेंगे शिलोंग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में जो साइंस दी उसमें फिजिक्स भी आने वाली है। और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पूछी जाती तो एक तो मात्रक पूछा जाता है और आविष्कार पूछा जाता है। ठीक है, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा चीज़ें विटामिन जो आपके मिनरल्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी खोजें हुई हैं, जैसे विटामिन की खोज किसने की, जीवाणु की खोज किसने की। तो हालांकि ये सारे पॉइंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनको आप याद करते चलें। ठीक है, और जो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो केमिकल नेम से पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा अंदर नहीं घुसता है, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें अभिक्रिया नहीं है वहाँ पर रटनी है। वो जो केमिकल नेम जो फैक्ट वाइज चीज़ें हैं कि जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे कहा जाता है,
तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। तो इसलिए जो हमारे अब जैसे आविष्कार हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें आविष्कार को अच्छे से पढ़ना है। तो मैं आपको ये इसलिए बताते चलता हूँ कि इससे आपको ये ना लगे कि पता नहीं ये आएंगे नहीं आएंगे। तो मैं आपको पहले ही से बताते चलता हूँ कि ये वाले जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा हूँ सारे टॉपिक वाइज हैं, और यहाँ से 100% संभावना है कि क्वेश्चन जो फंसेंगे पढ़ाए हुए से ही फंसेंगे, जो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यहीं से फंसेंगे, क्योंकि पूरा सिलेबस को देखते हुए चल रहे हैं। चलिए बताइए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो भाई टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। देखो अगर ना याद रखो तो बेल याद रखो, बेल माने क्या होती है? घंटी। और टेलीफोन में घंटी बजती है नहीं बजती है, तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हो कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था ग्राहम बेल ने, क्योंकि टेलीफोन में बेल बजती है, जब टेलीफोन आता है तो बेल बजती है। तो टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। अच्छा अब ये बताइए बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो भाई बैरोमीटर का आविष्कार किया था ई टॉर्सेली ने। किसने किया था? ई टॉर्सेली। बहुत इंपॉर्टेंट है बैरोमीटर। तड़ित चालक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गैलीलियो ने। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था गैलीलियो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? आप बताओ, मशरूम कवक है, शैवाल है, बैक्टीरिया, फूल है? तो देखिए जो मशरूम होती है वो होती कवक। क्या होती है? ये होती है कवक। ये हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा डीप नहीं लेके पूछा जाएगा, ठीक है? आप जब मत सोचो कि बहुत हाई लेवल की कतई अंदर को ले जाए, ऐसा कुछ नहीं। ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा, बस ये देखा कि आपको कितनी नॉलेज है। क्योंकि जो यूपिटर वैसी पैटर्न है ये एक प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा है। अगर आपने पेपर देखा हुआ तो आप जानते होंगे कि मैं तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा लेवल लेके चल रहा हूँ, इससे काफ़ी लेवल कम पूछा जाता है। मैं तो आपको ये बताऊँ, पहली बार तो बताओ ऐसा नारा पूछ लिया गया कि बताओ करो या मरो किसने दिया? बताओ ये किस बच्चे को नहीं मालूम होगा? सेकंड क्लास का बच्चा ही बता देगा कि करो या मरो का नारा तो भाई महात्मा गांधी ने दिया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या? बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपिटर वैसी पैड में। तो इसलिए लेवल बहुत हाई नहीं होता, बस ये है कि हम सिलेबस को देख के पढ़ें, क्योंकि वो कठिन बस कहाँ पे बनाएगा वो मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ। सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि जो वो मैथ का जो पोर्शन देगा बहुत सरल देगा आपको, बहुत ज़्यादा सरल। लेकिन जहाँ पर वो डीआई होगा तो एक डीआई कठिन कर देगा, एक डीआई सरल कर देगा, बस ऐसे वो कठिन बनाता है। ऐसी जब वो टेबल देगा तो दो टेबल आपको देगा पेपर में, एक टेबल बहुत सरल कर देगा, एक टेबल बहुत ज़्यादा कठिन कर देगा। जब हिंदी का गद्यांश देगा तो एक गद्यांश बहुत सरल कर देगा और एक गद्यांश कठिन कर देगा, तो ऐसे कठिन बनाता है। बाकी जो जीएस तो बहुत नॉर्मल आती है, बस आपको एक चीज़ पर फोकस करना है कि अगर आपको जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो मेरे दोस्त करंट अफेयर बस पढ़ लेना। करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं किसी टॉपिक को समझता हूँ या चैप्टर को समझता हूँ वो बस करंट अफेयर है। जिस बच्चे ने करंट अफेयर मजबूत कर ली वो टेस्ट निकाल के ले जाएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सोमवार से हमारे चैनल पर करंट अफेयर की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। तो बस आप करंट अफेयर की क्लासेस आपको रोज़ लेनी है, ऐसे आदत बना लो रोज़ लेनी है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक पूरे एक साल का करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, और बहुत ज़रूरी है अगर आप यूपी ट्रिपल एस पैट को आप टारगेट करते हुए चल रहे हैं तो आप मान के चलिए आपको 6 महीने का करंट अफेयर तो बिल्कुल रटा ही होना चाहिए। जो लास्ट का 6 मंथ का करंट अफेयर है वो तो एकदम रटा होना चाहिए। और कोशिश करना कि तुम लगभग 10 महीने का करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ लो। 10 महीने का, ठीक है? 10 महीने का अगर तुम करंट अफेयर करके ले गए तो ऐसे समझो जो 10 के 10 क्वेश्चन है वो तुम्हारे पक्के होने वाले हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें सब कराने जा रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, प्रॉब्लम ये है कि जाने कितने यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट होगा जिसने अभी तक पूरा करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं है। अभी तक मतलब उसने, अगर मैं बात करूँ तो 2 महीने का ही करंट अफेयर नहीं पढ़ा होगा। और सही से अगर मैं बात करूँ तो 90% स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने 1 महीने का ही करंट अफेयर नहीं पढ़ा है। तो बस प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ पर कैसे निपटा जाए। तो इसके लिए मैंने एक रणनीति तैयार की है कि अब मैं जो क्लास जो लेकर आ रहा हूँ करंट अफेयर की, क्योंकि देखो टाइम वैसे तो बहुत है, जो बाकी का सिलेबस है बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन करंट अफेयर का कोर्स सिलेबस निपटाना बहुत कठिन बात है। क्योंकि अब टाइम जो है मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा तो 2 महीने का टाइम मिलेगा, यानी कि 60 दिन। बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ अगर 60 दिन है तो इतने दिनों में पूरे साल का करंट अफेयर तैयार करना बहुत कठिन है। अगर 10 महीने करंट अफेयर की बात की जाए यानी कि 300 दिन बहुत कठिन है। तो इसके लिए मैंने एक रणनीति तैयार की है कि अब से मैं सोमवार से एक कंटिन्यू बेसिस पर एक क्लास लेकर आने वाला हूँ, और उस क्लास में मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा। कितने? 50 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। देखो 50 क्वेश्चन हो सकता है आपको ज़्यादा भी लग रहे हो या कम भी लग रहे हो, लेकिन अगर आपको अच्छी करंट अफेयर पढ़नी है तो आपको ये 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है? क्योंकि अब मेरे दोस्त बहुत टाइम नहीं है कि जो 15-20 क्वेश्चन तुम देख लो कहीं से भी वो कर लो। 15-20 क्वेश्चन में तुम कुछ नहीं कर सकते। या तो तुमने करंट अफेयर पढ़ रखा होता 6 महीने का, 5 महीने का, तो बात और होती। लेकिन अगर तुमने कभी करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं है तो तुम कैसे इसको सॉल्व करोगे?
तो तुम्हें अभी से 50 क्वेश्चन डेली पढ़ने हैं और याद कराने की जिम्मेदारी तुम मुझे पे छोड़ दो, ठीक है। तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें सिर्फ वीडियो देखनी है और ध्यान से देखनी, सुनना है, नोट कुछ भी नहीं करना है। इसके नोट्स मैं तुम्हें देने वाला हूँ करंट अफेयर के, ठीक है। मैं रोज़ आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूँगा, जो पढ़ाऊँगा 50 क्वेश्चंस की आपको PDF दूंगा। तो नोट्स कतई नहीं बनाना, क्योंकि टाइम इतना ही है जो अब तुम नोट्स बना पाओ, और बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी नोट्स तैयार कर रहा हूँ, ठीक। तो तुम क्या करोगे, बस 50 क्वेश्चन की एक क्लास देखोगे। अच्छा, ये क्लास होगी कैसी, तो ये होगी वन लाइनर की, ठीक है, ये होगी वन लाइनर। मैं अभी तुम्हें टॉपिक वाइज करंट अफेयर नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ाना इसी नहीं मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि जो अगर आपके पास लगभग 60 दिन का टाइम है, और अगर आप वन लाइनर ही पढ़ो तो वन लाइनर मेरे दोस्त कम से 2000 क्वेश्चन बनेंगे जाके। और मैंने टारगेट रखा है कि मैं 2000 क्वेश्चन तुम्हें पढ़ाऊंगा पूरे वन लाइनर के। तो इसलिए मैं तुम्हें 50 क्वेश्चन रोज़ दे रहा हूँ। तो मान के चलो 40 क्लास में ही ये पूरे कंप्लीट हो पाएंगे, ठीक है। 40 क्लास यानी कि 40 दिन में। अब अगर 40 दिन मान लो अभी अगर मैं टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो पता है 20-25 घंटे में टॉपिक वाइज में फंस गया, तो आपके पास उधर टाइम कम रह जाएगा। और मैं आपको जो बताऊँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसेगा वो वन लाइनर से फंसता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और बीच बीच में अपनी सेशन भी लेके आता रहूँगा टॉपिक वाइज। जैसे अब मैं आपको पढ़ाऊँ कि देखिए जैसे टॉपिक वाइज जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे अभी जितने युद्धाभ्यास हुए वर्ष 2023 के, तो मैं सारा उसको मैं एक क्लास में करा दूँगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं बीच बीच में लाता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें पढ़ना वन लाइनर, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ाए कि बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इसका उत्तर हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ जाओ आगे अगले क्वेश्चन में। तो अभी हमें वन लाइनर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पीड पकड़नी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे चूक गए तो आगे फिर हम करंट अफेयर नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या बहुत है। और ये जो 2000 क्वेश्चन अगर तुमने कंप्लीट कर लिए, तो मेरे दोस्त टॉपिक वाइज का ऐसे समझ लो तुम 50% क्या तुम 70% पढ़ चुके हो। मैं इन 2000 क्वेश्चंस में इतनी डिटेल ले आऊँगा ना कि तुम्हें जब तुम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें 70% वहाँ से याद होगा। भाई मैं वन लाइनर में भी तो वही पढ़ाऊँगा कि बताइए अभी ये वाला युद्धाभ्यास कहाँ हुआ, ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया, ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया। तो यही तो सब टॉपिक वाइज में होगा डिटेल में, और यहाँ पे वन लाइनर में होगा। तो इसलिए आप अभी करंट अफेयर की तैयारी है, अभी आप टॉपिक वाइज करें, और रोज़ 50 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। याद मैं कराऊँगा, बस देखनी है क्लास, ठीक है। और मैं रोज़ इसका रिवीजन करा दूँगा, रोज़ रिवीजन कराऊँगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बस आप याद रखें कि सोमवार से हमारे चैनल पर क्लास शुरू हो जाएंगे, और उसके एक हफ्ते बाद फिर हम हिंदी की भी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। किसकी शुरू करने जा रहे हैं, हिंदी की, क्योंकि हिंदी का भी अब टाइम आ चुका है, फटाफट क्लासेस लगनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है। तो देखो आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो हम खाते हैं तना, ठीक है। आलू में हम लोग क्या खाते हैं, तो हम तना खाते हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए कि भाई आलू का जो खाने योग्य भाग है तो वो है तना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया और शायद आप भी इसके बारे में जानते हो, बहुत प्रसिद्ध है कि दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है। तो देखिए जब हम दूध में से क्रीम निकालते हैं तो उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। सीधा सीधा पूछा जाएगा, कुछ अंदर नहीं घुसने की कि घनत्व क्यों बढ़ता है क्यों नहीं बढ़ता, कुछ नहीं। सीधा याद रखो कि दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है, तो इसका घनत्व तो बढ़ जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में मैंने सीधा सीधा देखा है, एज इट इज़ ऐसे समझ लो मैंने देख लिया। कुछ यहाँ से छूटता ही है, मतलब नॉर्मल से कितनी फैक्ट वाइज क्वेश्चन है साइंस में, वो तुम्हें अंदर तुम्हारी नॉलेज नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर हर टाइप का स्टूडेंट है, आर्ट साइड का भी है, साइंस साइड का भी है, तो वो इतने डिटेल में थोड़ी घुसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पानी में जहाज़ का तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए पानी में जो जहाज़ का तैरना है वो है आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित, यानी कि जो पानी में जब जहाज़ तैरता है तो वो किस सिद्धांत के अनुसार तैरता है, तो वो तैरता है आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार। अब देखिए आर्किमिडीज सिद्धांत को हम थोड़ा सा जानेंगे, पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए कि आर्किमिडीज सिद्धांत है क्या। तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है, या इसका आभास होता, आती नहीं है कमी, इसका हमें आभास होता है कि जैसे उस वस्तु का भार कम हो गया हो। तो उस वस्तु के भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। तो यह आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। देखो होता क्या कि जब हम किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं, जैसे मान लो हम ये मग्गा लिया हमने और मग्गे को हमने बाल्टी में डुबोया जिसमें पानी भरा है, तो मैं ऐसा आभास हो जाता है कि जैसे उसके भार में, यानी कि जो मग्गा है उसके भार में कमी हो गई है, असल में होती नहीं है, वो ऐसा हमें आभास होता है। तो ये ऐसा में क्यों लगता है, तो ये वस्तु के भार में ये जो कमी है ना, यानी कि जो आभासी कमी है, ये उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। वहाँ से जो पानी जो हट जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे इसके भार कम हो गए, जबकि होता नहीं है। वो जो पानी जो हटा है भाई, जब हमने मग्गा डाला तो साइड में जो पानी जो हटता है, तो
उसके हटने के कारण हमें ऐसा लगता है कि जैसे इसके भार में कमी हो गई है। तो ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। और ये किस पर आधारित है? तो देखो, जो पानी में जो जहाज तैरते हैं तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ही तैरते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था, आर्किमिडीज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अगर बात की जाए विश्व जल दिवस की, तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? आपका 22 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो आज हम पढ़ेंगे भाई मार्च वाले दिवस। ठीक है, अभी तक हमने किसके पढ़े? जनवरी के पढ़ चुके हैं, फरवरी के पढ़ चुके हैं, और मार्च के आज से हम शुरू कर रहे हैं, मार्च के दिवस पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम इसका रिवीजन भी करेंगे और जनवरी फरवरी का भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे कह दिया कि मैं कतई आपको रटवा दूंगा। जब तक पेपर आएगा जितना पढ़ा रहा हूँ, दिवस जितने भी पुस्तकें जितनी, सब कुछ रट जाएगा। बस तुम क्लास पर जुड़े रहो, भरोसा रखो बस। चलो बताओ, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भाई 1 मार्च को मनाता है शून्य भेदभाव दिवस। ठीक है, सीधा सीधा याद होना चाहिए। 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 7 मार्च को जन औषधि दिवस। तो ये सारे दिवस इंपॉर्टेंट हैं, सब आपको याद रखने हैं। चलिए 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अच्छा, 9 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस। ठीक है, 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ये मनाते हैं CISF दिवस। ऐसे ही 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिवस है, एक तो 8 मार्च वाला है, एक CISF दिवस वाला है, और एक है आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये तीनों दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद सारे करने जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर CISF दिवस भी इंपॉर्टेंट है, और आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे दिवस आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, तो देखिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 16 मार्च को। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस तो ये भी 20 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को। सारे इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या और अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस तो ये 20 मार्च को, और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस तो ये मनाया था 16 मार्च को। अच्छा, एक ट्रिक और बताओ, देखो जब हम गौरैया चिड़िया को देखते हैं, आपने देखा हो जब बच्चे चिड़िया को देखते हो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, होते नहीं होते? बच्चे जो पक्षी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और हम लोग भी होते हैं बच्चे के, हम लोग भी हो जाते हैं। किसी चिड़िया को देखते हैं तो हमें बहुत एक अच्छा सा, मतलब एक अंदर से एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो ऐसे याद कर लो कि देखो, अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस जिस दिन मनाया जाएगा उसी दिन हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता होगी। ठीक है, जिस दिन गौरैया दिवस उस दिन हम प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो कब है? 20 मार्च को। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चलिए बताइए विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 मार्च को। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 23 मार्च को। अच्छा, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि TB दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। और विश्व रंगमंच दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व रंगमंच दिवस तो ये मनाया जाता है 27 मार्च को। ठीक है, विश्व रंगमंच दिवस मनाते हैं तो ये मनाते हैं हम 27 मार्च को। चलिए अब आ गए हमारे जनवरी के इंपॉर्टेंट डे। ये तो हमें अब तो ऑलमोस्ट याद हो चुके हैं, अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, बस रिवाइज करते हैं भाई। 1 जनवरी को यानी कि साल के पहले दिन मनाते हैं वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अब तो हम यहाँ पर तेज भी पढ़ सकते हैं क्योंकि अब तो हमें याद हो चुके हैं। चलिए 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। ठीक है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। चलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 26 जनवरी को। चलिए 30 जनवरी को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो हमने 3 दिवस आपको याद कराए हैं, सर्वोदय दिवस, विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस और शहीद दिवस। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 11 से 17 जनवरी तक। चलिए अब जानते हैं भाई फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस, तो इसका भी रिवीजन करेंगे, ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो देखिए 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस या और विश्व कैंसर दिवस। 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ठीक,
1 फरवरी यानी कि फरवरी के पहली डेट को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। उसके अगले दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस और विश्व कैंसर दिवस। और 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 9 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ऐसे ही 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि 1 और 1 11 महिला होती हैं, 1 और 1 11 साइंस में, तो 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और विश्व यूनानी दिवस। ऐसे ही 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादक दिवस। और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। देखो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 21 फरवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है भाई केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है भाई 28 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए OMR की जो फुल फॉर्म है तो वो होती है भाई ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब से हम देखो आपको हर क्लास में एक क्वेश्चन ज़रूर दिया करेंगे, और ये क्वेश्चन वो होगा जो हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। अब आप में से जो जो स्टूडेंट एक्टिव हैं, जो लगातार क्लास दे रहे हैं, वो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने इस क्वेश्चन को पढ़ा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। मैं सबका कमेंट देखूंगा, और जो जो बच्चा कमेंट बॉक्स में जवाब देगा उसका मैं अगली वीडियो में नाम जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए।